हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एनसीईआरटी की क्या यूटिलिटी हो सकती है आपकी प्रिपरेशन में, और एनसीईआरटी को कैसे आपको पढ़ना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ शब्द लिखा है, क्योंकि पढ़ना तो आपको पता है कि पढ़ना कैसे किसी भी बुक को, पर इस प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटीज़ की जो यूटिलिटी है, उनका कैसे इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हर बुक जो एनसीईआरटी की हर क्लास की वो आपको पहले नहीं पढ़नी होती है, राइट। लेकिन जो बुक आप पढ़ भी रहे हैं, उन बुक्स में किस तरह से हाईलाइट किया जाए, कैसे नोट्स कंस्ट्रक्ट किए जाए, और क्या तरीका हो सकता है उसका बेस्ट यूज़ करने का, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक डाउट रहता है कि 6 क्लास से 12 तक की एनसीईआरटी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, जो वाजिब बिल्कुल सही भी है, पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि वो एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती है, पर इसके अलावा कई क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। और यहाँ तक कि मेंस के आंसर्स को बेटर समझने के लिए एनसीईआरटी से अच्छा ऑथेंटिक और बेहतर सोर्स नहीं होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम उसको और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है, जो मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ आप पढ़ चुके हैं अगर, तो दूसरी बात है। अगर आप न्यू कमर है, आपने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी हैं, या अभी तक आपको डाउट है कि रिवीजन कैसे करें, तो ये रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। सबसे पहले अगर आप देखें, ये 2 एनसीईआरटीज़ की लिस्ट है कंटेंट की। ये 9th क्लास की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स, जिसमें ये 4 चैप्टर्स, और वहीं दूसरे साथ इसके साथ 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है। इन दोनों बुक्स को अगर आप देखें कंटेंट लिस्ट को, तो यहाँ जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो शायद इसमें आपको कंटेंट उतना सारा ना मिले जिससे सीधे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएं, या जो आपको बिल्कुल ही लगे रेलेवेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे ब्रॉडली सीधा, जैसे हम नोट्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के कहीं के भी, तो सीधा टॉपिक्स पे बात होती है, व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ जीएनपी, व्हाट इज़ एनएनपी, देन व्हाट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी, कैसे मार्केट ऑपरेट करता है। आप सीधा पहुँच जाते हैं हार्डकोर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, तो ये कंस्ट्रक्ट इस तरह की गई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाती है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, तब तो आप सीधा 10 to 11 12 पढ़ के एनसीईआरटी काम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी अगर बेसिक जानकारी भी चाहिए, तो आपको 9 से एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़नी होती है। बात यहाँ पर यह है कि जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो क्या इस पूरी बुक्स के आपको हाईलाइट कर देने चाहिए नोट्स, क्योंकि आपको पहले लगेगा अच्छा ये भी काम का है, वो भी काम का है। फिर आप 11-12 में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, या फिर 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ आपको वही कंटेंट दोबारा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन। अब आप फिर वहाँ भी नोट्स बनाओगे या वहाँ भी हाईलाइट करोगे, तो ये डाउट रहता है। और इसमें, और ये जो ज्योग्राफी है, ये अगर साइज़ और लोकेशन की बात है, यहाँ बेसिकली कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीधी सीधी फैक्ट्स हैं जो बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो इंडिया की साइज़ और लोकेशन दी हुई है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, इंडिया किन अक्षांशों या अक्षांशों के बीच में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इंडिया का क्या है, वो बात आ गई। फिजिकल फीचर्स में कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, अपर हिमालयस, लोअर हिमालयस कौन से रीजन में आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो इस बुक को, वही 9th क्लास की ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वहीं पर कई ऐसे डेटाज मिलेंगे जो शायद आगे वो डेटा आपको ना मिले। तो वहाँ उस डेटा को आपको कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको मोस्टली समझना है। तो इन दोनों को लेके आपका अप्रोच अलग अलग होगी। तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं, या आप उसको हाईलाइट इनिशियली पहली बार कर रहे हैं, तो किस तरह उसमें आगे जाना है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप दोनों बुक्स को बिल्कुल जैसे आप हर चीज़ को पढ़ते हो वैसे शुरू करोगे, तो काफ़ी दिक्कत आएगी। यहाँ वही बात है कि किसको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको किस तरह हाईलाइट करना है, हम वो बात करेंगे। और आप नोट्स बना रहे हैं अगर, तो किस तरह नोट्स बनाना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले देखते हैं ज्योग्राफी की बुक की बात। इंडिया की साइज लोकेशन पहली बुक है जो आपको ज्योग्राफी की मिलती है 9th क्लास में। तो अगर आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं ज्योग्राफी का, तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए ज्योग्राफी के उठा के, पिछले 5 या 10 सालों में कैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेक्शन से पूछे गए हैं। एक बार जब आप उसको देख लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो वहाँ सीधा स्टेटमेंट्स उठ के आए हैं एनसीईआरटी से, स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन बने। तो वहाँ आपको पता है अच्छा स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो स्टेटमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी की एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगी चीज़ों को प्रोसेस करने में। अखबार जो आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो एडिटोरियल में जो समझ डेवलप करनी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसको जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा क्या मैं समझ चुका हूँ, व्हाट इज़, या समझ चुकी हूँ व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीडीपी इन एन इकोनॉमी, क्या उसका रोल रहता है। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जो भी फैक्चुअल डेटा है, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा है, अगर अहोम किंग कहाँ के राजा थे, अगर ये आप वहाँ हाईलाइट करें, आप उसको बेहतर तरीके से हाईलाइट करेंगे। अगर आप नोट्स में लिख रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अच्छा अहोम किंग इन दिस प्लेस, यहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था और अंग्रेज़ कब यहाँ पे आए थे। तो वो आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में
प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी बेहतर तरीके से इसके नोट्स बना सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी में थोड़ी माथापच्ची होती है, अगर आपके पास टाइम की कमी है या आप चाहते हैं बेहतर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिले, तो हमारा जो प्रारंभ प्रोग्राम है जो फुल रूट टू लेके टॉप सब प्रिपेयर कराता है आपको। उसमें एनसीईआरटीज़ हैं, मेंस, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ की प्रिपरेशन कराई गई है और हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको मेंटरशिप मिले। ये कोर्स है। और दूसरा हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम एनसीईआरटी के टेस्ट लगा लें ताकि एनसीईआरटी पे कंट्रोल हो जाए हमारा बेटर, मेंस के टेस्ट लगा लें, प्रीलिम्स के टेस्ट लगा लें, तो एक टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड प्रोग्राम है जहाँ आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप डेली आंसर करते हैं, और आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं, फुल टेस्ट मिलते हैं, सीसेट और एसए के टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा इन दोनों के अंदर हमारे एनसीईआरटी के टेस्ट और एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं, तो आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लेक्चर्स देख सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली पहले ही सारा कंटेंट एक फॉर्मेटेड फॉर्म में मिलता है और ईजी हो जाता है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी समझना आपको काफ़ी ईजिली, जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी नॉर्मली, थोड़ा समझ तो आ जाएंगी पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो मेहनत से बचने का इसमें उपाय है। इनमें पूरी लेक्चर सीरीज़ हमने अपने सारे प्रोग्राम्स में ऐड की हुई है एनसीईआरटी की, तो आप चाहें तो ज़रूर इनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं खुद से ही काम करना, तो एनसीईआरटीज़ का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर, वो एक स्ट्रक्चर है। दूसरा, क्या आपका कोर एरिया होना चाहिए। पहले आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, पहले ही बार से आप नोट्स बनाने स्टार्ट मत करिए। पहली बार में नोट्स बनाएंगे आपको हर चीज़ नहीं लगेगी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, फिर आप अगली बार जब पढ़ने बैठेंगे यार ये तो किसी काम की चीज़ ही नहीं है। सो पहले आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाइए कि भाई ये तो ठीक है, ये बुक मैंने पढ़ डाली, क्या इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जिस तरह के मैं टॉपिकों को समझ रहा हूँ। पढ़ना नहीं है, समझना है कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चंस देख लिए, फिर आपको लग रहा है ये रेलेवेंट है या नहीं कंटेंट। 7th या 6th के एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। इनिशियली आप हाईलाइट करने लग जाएंगे तो बाद में आपका सर का दर्द हो जाएगा, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो एक बार आपने वो देख लिया, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में आते हैं विच इज़ पढ़ा, एक इसके ना स्किम थ्रू करना। जिस 9, 10, 11, 12 ज़्यादा टाइम मांगती है, ज़्यादा डेडिकेशन मांगती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में बात हो रही है, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप 7th 8th भी अगर पढ़ना चाहें तो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पे आपको जब आपको एक बार स्किम थ्रू कर लिया उन बुक्स को जो बेसिक लेवल की बुक हैं, वहाँ पे सीधा हाईलाइट या नोट्स बनाना स्टार्ट मत करिए। पहले प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, उसके बाद फिर उसमें आप हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट में भी मैंने बात कही है 2 या 3 कलर्स। ये क्यों भाई, कलर्स का क्या ऐसा खेल है। नॉर्मली हम समझते हैं कि कलर्स भाई बस सजावट के लिए होते हैं, पर इस प्रिपरेशन में उसका बहुत काम आता है। जैसे आपने पढ़ लिया तो पहली बार जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो कई चीज़ें रेलेवेंट लगती हैं जो आप दोबारा प्रीवियस क्वेश्चंस करके भी आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको रेलेवेंट लगी, आप उसको पढ़ के आगे निकले, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, आपको लगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई इंडिया के फिजिकल फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा है, आपको पता लग गया अच्छा ये इंडिया की ब्रेड्थ है, इंडिया की लेंथ है, इंडिया की कोस्ट लाइन है, ऐसे होते हैं माउंटेन्स, ऐसे फॉर्म होते हैं, वो इस तरह के रॉक्स होते हैं। एक बार आपको वो रॉक्स पता चल गए, वो फेनोमेना, तो आपको फिर अगली बार जब आप पढ़ने आएंगे तो आपको पहले से याद रहेगा अच्छा रॉक्स तो ऐसे फॉर्म होते हैं। उसको आपको बार बार पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने सारे नोट्स एक ही कलर से हाईलाइट किए हुए तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा किस तरह का। तो इसलिए नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो आप उसको येलो से हाईलाइट कर लीजिए। येलो से हाईलाइट वो चीज़ें होंगी जो आपको पहले इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि एक बार में काम नहीं चलता। स्पेसिफिकली हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, कुछ हद तक साइंसेस भी की बुक्स जो एनसीईआरटीज़ की हैं उनमें आपको दोबारा जाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन इज़ द की। याद रखिए एनसीईआरटी पढ़ लेना काफ़ी नहीं, रिवीजन इज़ द की। तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट एनसीईआरटी में ऐसा है जो आपके काम का नहीं है। एक बार आपने हाईलाइट कर दिया, अगली बार जब आप रिवाइज करें आपको लग रहा है नहीं यार टेस्ट में भी क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें तो मैं समझ चुका हूँ, तो वहाँ आप फिर ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। ग्रीन से वो चीज़ें हाईलाइट होंगी जो आप भूल जाते हैं या ज़्यादा स्पेसिफिक है, जो आपकी मेमोरी में कम रहती है। जो येलो वाले हैं वो चलो मुझे याद रह चुके हैं, उनमें कम टाइम देना है। ग्रीन वाले वो चीज़ें हैं जो मैं भूल जाता हूँ, तो आप ग्रीन पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप दोबारा भी एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं तो हो सकता है आप ब्लैक यूज़ कर लें पेन से अंदर हाईलाइट अंडरलाइन करने के लिए, या फिर आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं उन डेटाज़ के लिए, उन स्पेसिफिक फैक्ट्स के लिए जो आपको याद नहीं रहती। एंशिएंट हिस्ट्री की कई चीज़ें हमें याद नहीं रहती, वो जो फैक्ट्स हैं, डेटाज़ आपने हाईलाइट कर लिए। तो होता ही है कि जब आप लेट्स से प्रीलिम से 2 महीने पहले 9, 10th, 11th की एनसीईआरटी उठा रहे हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद आपका एक हिस्ट्री का टेस्ट है और आपको हिस्ट्री पूरी रिवाइज करनी है। फाइन आर्ट्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो 11th 12th में पूछी जाती है, तो उसको पूरा रिवाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा बुक खोलेंगे और अपने जो ग्रीन हाईलाइट्स हैं उनको देखते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो मुझे याद नहीं रहते। येलो वाले चलो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपने येलो किया, फिर आपने ग्रीन किया, तो हर स्टेप में आपकी जो हाइलाइट्स हैं उनकी नंबर्स कम होते जाएंगे और वो और ज़्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे। आपकी
स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर रिवीजन आप किस तरह से करना चाहते हैं, कौन सी बुक में कॉन्सेप्ट है, कौन सी बुक में डेटा है। जो कॉन्सेप्ट वाली बुक है वहाँ आपको बार बार नहीं आना, तो बेहतर टाइम है कि आप वहाँ टाइम लगा के उसको समझ लें, ताकि आपको दोबारा उसको विजिट या उस चैप्टर को दोबारा विजिट ना करना पड़े। लेकिन जहाँ पे डेटा है, किसी जगह का नाम है, जैसे हड़प्पा संस्कृति पर बार बार क्वेश्चन आते हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदड़ो आपको करना है, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा रटना भी पड़ेगा, तो वहाँ आपको रिविजिट करना पड़ सकता है बार बार। तो उसकी प्रिपरेशन आपको उस तरह पढ़ना है कि भाई मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन से, येलो से, जो मुझे पसंद आए। मेरी जो नेक्स्ट स्टेज वाली हाईलाइट्स हैं वो कर रखे हैं, और मैंने कहा कि हाँ यहाँ बार बार आना है, तो आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं, अच्छा यहाँ दोबारा आना है। कैटेगराइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज करना है या बार बार रिवीजन करना है। अगर क्लैरिटी आ गई, जैसे कुछ लोगों की इकोनॉमिक्स अच्छी होती है, कुछ लोगों की पॉलिटी अच्छी होती है, तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, या जो लोग हमारे प्रारंभ प्रोग्राम के वो अक्सर उड़ान या जो मैनुअल्स हमारे वो पढ़ते हैं, तो वो एनसीईआरटीज़ को एक बार देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट लगता है ऑलरेडी हमने अपने उड़ान सीरीज़ में डाला होता है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो एनसीईआरटी पढ़ के सीधा वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो सीधा वीडियोज़ पे जाते हैं। कंपेयर टू दैट, अगर आप चाहें तो आप सीधा पहले डिसाइड कर लें, अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसको बाद में दोबारा रिविजिट करूँगी। ये हो गई बात कैटेगराइजेशन की। फिर बात आती है चेरी पिक फॉर लेटर। चेरी पिक इन द सेंस, कौन सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लैरिटी कब मिलेगी? ये क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आपने एक रीडिंग ब्रॉडली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कर ली होगी, वहाँ आपने हाईलाइट्स कर लिया होगा कि हाँ, क्योंकि होता है ऐसे, जब आप हाईलाइट करके पढ़ के निकल जाते हो, फिर आप टेस्ट देते हो, फिर आपके आंसर्स गलत होते हैं, तो आप वापस जाके देखते हो कहाँ पे गलतियाँ हुई थी, ताकि बेटर तरीके से आप उसको रीएनालाइज, रीअसेस कर पाओ। ये कहानी एनसीईआरटीज़ की, और आपको वहीं पे डिसाइड करना होगा, अच्छा ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैटेगराइज करेंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती है, ये ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आप आंसर्स मैच भी कराते हैं आगे जाके कीज़ के लिए, तो जो यहाँ मैंशन है वही सही है। और इमेजेस इसके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फ्लो चार्ट्स काफ़ी सिंपल होते हैं, जो अपने आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ये इमेजेस और फ्लो चार्ट आपको इसका एक प्रॉपर तरीका रखना चाहिए कि आप कैसे इसको स्टोर करेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो मैंने कहा ना सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर ये इमेज जो है हिस्ट्री से, इसमें पूछा जाता है कि भाई ये पशुपति, प्रोटो पशुपति जो हड़प्पन टाइम में हुआ करते थे, इनके पीछे कौन कौन से जानवर हैं। ये मेंशन्ड है बुक में, वो आप हाईलाइट भी करेंगे, पर आपने ये इमेज अगर बार बार देखी तो आपको दिमाग में बन जाता है कि अच्छा ये जगह है। कई बार पूछा जाता है इंडस वैली साइट्स कौन सी है, इस मैप से कई क्वेश्चन बन जाते हैं सीधा उस तरह के। महाजनपदास कौन से हैं, यहाँ पे आपको सिंपल एक मैप में समझाया हुआ। तो अगर आप मैप पे टाइम दें, समझने की कोशिश करें यहाँ से, तो बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। इसलिए आपको, हमें नॉर्मली आदत होती है कि हम कंटेंट पे, डेटा पे फोकस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पर ऐसी इमेजेस से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब रॉक कट केव से धौली, उसका एक क्वेश्चन आया था, वो भी अगेन एक पिक्चर है। अगर आपने वहाँ फोकस किया है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे ये फिगर आप देखिए, यहाँ ग्रेट हिमालय, ऐसे हिमालय, शिवालिक्स मेंशन किया गया ज्योग्राफी की बुक में, सब एनसीईआरटीज़ की पिक्चर्स हैं। ये आप सीधा ड्रॉ कर सकते हैं ज्योग्राफी की बुक में, अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ मेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो आप हर्मिका वगैरह देख रहे हैं, इस पर बुद्धिज्म में सीधा क्वेश्चन आया कि मेडी कहाँ पर होती है, वेदिका कहाँ होती है, सबसे टॉप पे छतरी होती है तो वो क्या होती है, हर्मिका कहाँ पे होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अगर आप ड्रॉ करना सीख लें, तो आर्ट एंड कल्चर में अगर कोई क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल आपको इनिशियली लग सकता है, आपने मैप्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं करी है, या इमेज थोड़ा सा लग सकता है मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, पर ऑनेस्टली आपको बहुत ज़ोरदार बिल्कुल वैसा ड्रॉ नहीं करना है। आप बेसिकली ऐसा भी ड्रॉ अगर कर देंगे ना कि आप यह मेंशन कर देंगे ये वाला अंडा है, इसके ऊपर यहाँ पर हमने छतरी बनाई हुई है, इस तरह से। तो अगर फ्री हैंड भी आप ड्रॉ कर देते हैं, याद रखिए आपको वहाँ पेंटिंग का एग्जाम नहीं है, आपको दिखाना है कि आप दिखा रहे हैं, स्पेस यूज़ कर रहे हैं, आप बता रहे हैं एग्जामिनर को, आपको पता है, तो वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक्जैक्टली रेप्लिका नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम वैसा नहीं होना है। तो ये इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, डिजिटल नोट्स बना रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं, तो आप उसकी फ़ोटो खींच लेके एक जगह जमा कर लीजिए, या आप अगर नॉर्मली हैंड रिटन ड्राइंग कर सकते हैं ढंग की तो वो कर लीजिए। फिर बार बार आप वहाँ पे लिख लीजिए, इस पेज नंबर पे ये इमेज है, मैं बाद में जाके उसको देख सकता हूँ, ताकि आपको वो वहाँ से बेहतर प्रिपेयर हो सके। तो किन सब्जेक्ट से फोकस करना है? इकोनॉमिक्स, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपको पहले पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आपको नहीं आती है तो आप इकोनॉमी के आर्टिकल्स, इकोनॉमी की चीज़ें जो न्यूज़ में उनको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़ को समझने के लिए, टर्म्स को समझने के लिए वहाँ टर्म्स की एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहा। NNP, GNP, GDP, जो आपकी बैंक रेट है, जो आपकी CRR रेट है, वो क्या होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना। एक बार आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया एनसीईआरटी का, फिर आप बेटर तरीके से मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। पॉलिटी भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई लॉज, कई चीज़ें हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, ये सब एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप वो दो चीज़ें पहले ही कर लें
तो जहाँ आपको हाईलाइट तो करना है, पर जो चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे समझ लेंगे तो फिर आपको सीधा न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प होगी प्रोसेस करने में। फिर बात आती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस की। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से सीधा एनसीईआरटी से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हाईलाइट करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उस हिसाब से उनको हाईलाइट करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको बिल्कुल पी जाना है। और जहाँ रिलेट कर सकते हैं, जहाँ क्रॉस कनेक्शंस बना सकते हैं, वहाँ बनाना है, क्योंकि आपको मेंस में आंसर भी इस कंटेंट से देना होता है। तो फाइन आर्ट्स की बात हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो गई, मेडिवल हिस्ट्री की बात हो गई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़नी है, सारी 9 से लेकर 12 तक की, बहुत क्लैरिटी देती है, बहुत कंटेंट रिच बुक है। थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, या आप और उसको विजिट कर सकते हैं। पर याद रखिए, रिवीजन फ्रेंडली रखिए, डेटा फ्रेंडली रखिए, जो आपको चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ज्योग्राफी फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी इकोनॉमी पहले आप करिए, समझनी थोड़ी आसान है और आपको बाद में उसका बहुत रिटर्न मिलता है बाकी चीज़ों पे जब आप काम करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द टर्म अरागता के बारे में सीधा पूछा गया था, एनसीईआरटी में मेंशन है। इसका सही आंसर है वाटर व्हील, जो पर्शियन में यूज़ किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें आप सीधा देख सकते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा गया कि इनमें से कौन सी अर्लीस्ट है। ये भी 11th के एनसीईआरटी में मेंशन था, रॉक कट एलिफेंट्स एट धौली। इसकी इमेजेस भी थी एनसीईआरटी के बुक के ऊपर, तो अगर आपने इमेज देखी होती तो आपके ब्रेन में कहीं रह गया होता। तो एनसीईआरटी में इमेजेस का बहुत बड़ा रोल है, आप इमेजेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जो मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट करने की बात करी थी वो अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए, ये आप जैसे देख रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो आपने पॉपुलेशन चेंज पहली बार पढ़ा तो आपको लगा अच्छा 3 कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, बर्थ, डेथ्स और माइग्रेशन। जब आप पढ़ेंगे फिर आपको जब रिविजिट करेंगे ना, आपको लगेगा हाँ यार मुझे तो पता ही है कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, या तो लोग आएंगे, या तो लोगों की मृत्यु होगी, या वो जन्म लेंगे। तो ये तो बहुत ही बेतुकी सी बात थी, ये तो नहीं भी हाईलाइट करते तो मुझे पहले से पता था। तो इसलिए अगली बार जब मैंने हाईलाइट किया या आप हाईलाइट करेंगे तो सीधा देखेंगे अच्छा यहाँ क्रूड बर्थ रेट जो है इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कैसे होता है। तो मैंने क्रूड बर्थ रेट ग्रीन में हाईलाइट किया। तो अगली बार जब मैं देखूंगा मुझे सीधा पता, अच्छा ये मुझे पता है डेथ रेट क्या होता है। सीधा ये चीज़ है जहाँ पे जो मुझे याद नहीं रहती है, ये ऐसा है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने उस पर फोकस किया। पहले रिवीजन में मैं ये येलो वाला पढ़ूंगा, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, बाकी चीज़ें मुझे पता है, इट्स नॉट रेलेवेंट। तो जो ये काम 10 मिनट में होना था अब 2 मिनट में होगा। सीधा हाईलाइट्स पे जाके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों पे कर सकते हैं। अब यही बात है, साइकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है, ये ग्रीन में हाईलाइट क्यों है, ये मुझे देखते पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल डेंसिटी मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर मुझे आगे नहीं पढ़ना, नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको देखूंगा। एग्रीकल्चर डेंसिटी मुझे याद आ रही है या नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तब मैं ये येलो वाला चीज़ पढ़ूंगा। इस तरह आप इसको कलर कोड कर सकते हैं। यहाँ डेटा है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ रेट इतनी है 1.64%। क्यों? क्योंकि ऐसे में भी यूज़ होगा, इकोनॉमी में यूज़ होगा, हर जगह यूज़ होगा। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कलर कोड कर सकते हैं, बेहतर एफिशिएंटली पढ़ने के लिए। टाइम लोग जो कह रहे हैं बहुत टाइम लगता है, उससे बचाने के लिए अपने आप को। ये जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स में और आर्ट एंड कल्चर में जो एलिफेंटा केव की बात आ रही है, शेवाइट फेथ के होते हैं। तो ये देखते ही मुझे लग गया अच्छा ये सीधा एलिफेंटा केव, शेवाइट फेथ। या मुझे एनालाइज नहीं करना, चीज़ों को सिंपल समझ आ रहा है इस चीज़। अब अगर और आगे देखें तो जैसे बाघ केव्स की बात हो रही है। बाघ केव्स पहले मुझे लगा कि नहीं मध्य प्रदेश में है, मुझे पता होना चाहिए। फिर लग गया कि अच्छा धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ये मुझे याद ऑलमोस्ट हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट है किस पीरियड में बना था। ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं। तो सतवाहना हाईलाइटेड है, मुझे देखते ही बाघ केव्स सतवाहना याद आएगा। ये किस हिल के साइड बना है, तो बगानी के ये सीजनल स्ट्रीम के साइड में बना हुआ, तो ये मुझे पता चला, रिवर मेंशन है यहाँ। रंग महल मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये टाइम के साथ होता है। आप कुछ गलतियाँ टेस्ट सीरीज में करेंगे, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, तो उन चीज़ों का आप फिर एडिशनली हाईलाइट कर दें। ये एक तरीका होता है एनसीईआरटी को हाईलाइट करने का, ताकि रिवीजन के टाइम में मुझे पूरी ये कहानी नहीं पढ़नी पड़े। पर खास बात, इनिशियली आपको लग सकता है कि सारे केव्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसको बाद में कलर को चेंज कर दीजिए, ताकि बेहतर तरीके से आप उसको देख पाएँ। ये चेंज करेगा पर्सन टू पर्सन, किसकी मेमोरी कैपेसिटी कैसी है। कुछ लोग नोट्स बना लेते हैं इससे सीधा एनसीईआरटी से, तो उनके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि जो इंपॉर्टेंट इमेजेस डायग्राम्स हैं वो आपने ले रखे हैं अपनी नोट्स के अंदर, क्योंकि फिर आप एनसीईआरटी पे विजिट नहीं करने वाले। अगर आपने नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के और दोबारा आप एनसीईआरटी ही पढ़ने जा रहे हैं, तब तो कोई नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए आप जब नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा ही होता है नोट्स बनाने के बाद कि बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में बन जाते हैं, वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। पर इमेजेस डायग्राम्स आर वेरी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट, वो हमेशा ध्यान रखिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिस्ट्री वगैरह से, वो आपके पास नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे क्वेश्चंस आते हैं, वो पता होना चाहिए। देन रीडिंग रिवीजन टाइम में हो जाए और वो अपडेटेड हो। नोट्स अगर आपने एनसीईआरटी से बनाए फिर आपको दूसरी सोर्स से फिर अपडेट नहीं, आपको हमेशा अपने नोट्स अपडेटेड रखने हैं। तो जब आप नोट्स बनाने की सोच रहे हैं कि हाँ मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाने वाली हूँ या बनाने वाला हूँ, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से पहले सोच लीजिए, अच्छा ये इमेज इंपॉर्टेंट है जो मेरे नोट्स है, इसमें कैसे जाएगा ये, या फिर आप मेंशन करिए कि हाँ ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जाके देखनी है मुझे। फिर अगर आप हाईलाइट करें तो जैसे मैंने बोला, आप पहले कैटेगराइज करिए
कैटेगराइज इन द सेंस कि कौन से प्री के नोट्स हैं आपके, कौन से मेंस के नोट्स हैं, कौन से हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी हाईलाइट्स की बात हो रही है। तो मार्क डाउन करिए कि जो आप भूल जाते हैं, मान लिख दीजिए एफ, ये मैं भूल जाता हूँ फॉरगेटफुल, तो आप सीधा उस सेक्शन में दोबारा आ सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पेज पे आई लिख दीजिए ऊपर, और जो फैक्ट्स आपको लग रहे हैं फॉरगेटफुल है वो एफ लिख लीजिए। तो बार बार आपको सीधा याद रहेगा, चाहिए मुझे चीज़ याद नहीं रहती, मैं इसको दोबारा दोबारा देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो वो बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर करेगा फैक्चुअल डेटा के लिए, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। फैक्चुअल डेटा थोड़ा ट्रिकी होता है, पर इनिशियल ये थोड़ी मेहनत है, पर सच कह रहा हूँ ये अगर आप ढंग से कर लें तो आपका बहुत टाइम आगे जाके बचता है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटीज की। और अगर आप चाहते हैं आपको और ज़्यादा हेल्प है तो हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं आप, और हमारा जो आईडीएमपी प्रोग्राम है या हमारा जो प्रहार प्रोग्राम है, हम उनमें पूरी एनसीईआरटीज हमने शुरू से लेकर अंत तक कवर करी हुई है। आप ऑब्वियसली देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में कि हमने किस तरह से इसको कवर किया है, जो साइंस की वीडियो है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग ओनली।